Hello students, today we started a new chapter of economics, demand and law of demand. Firstly, we started with the meaning of demand. What is a demand? Actually ये डिमांड आती कहाँ से है क्या और कैसे जनरेट होती है? जनरली ये डिमांड जो जनरेट की जाती है वो डिज़ायर से होती है. डिज़ायर क्या होती है? तो आपको एक डायग्राम के थ्रू मैंने समझाया है. अ बॉय हैज़ अ विश टू बाय अ न्यू साइकिल बट डज नॉट हैव अ इनफ कैश. इट इज़ अ डिज़ायर, नॉट द डिमांड फॉर साइकिल. वो साइकिल चाहता है लेकिन उसके पास इनफ कैश नहीं है उसे ख़रीदने के लिए, तो ये उसकी डिमांड नहीं है, केवल वो सोच रहा है ऐसे कि मुझे वो चीज़ चाहिए. ठीक है. और यही डिज़ायर वांट में कब कन्वर्ट होती है? जब उसके पास कैश आ जाता है और वो बोलता है कि मुझे यही चीज़, यही साइकिल चाहिए. तो जनरली उसके पास कैश है. नाउ इट कन्वर्टेड इनटू वांट्स, नॉट द डिमांड फॉर साइकिल. वो ये चाहेगा कि हाँ अगर पैसे हमारे पास है तो ये साइकिल मुझे चाहिए, तो वो वांट हो जाती है. और ये डिमांड में कब कन्वर्ट होती है? जब he go to the cycle shop and ready to pay his cash to the shopkeeper, then it converted into demand for cycle. जैसे ही वो पैसे देता है दुकान पे साइकिल को ख़रीदता है तो वो कन्वर्ट हो जाती है किस में? डिमांड में. यानी सबसे पहले डिज़ायर हमारे अंदर आती है, उसके बाद फिर वो वांट बनती है, उसके बाद कहीं डिमांड बनती है. तो डिज़ायर को हम डिमांड नहीं बोल सकते, वांट को हम डिमांड नहीं बोल सकते. डिमांड तब होती है जब मैं कोई चीज़ दुकान से ख़रीदती हूँ, उसको वो जो चाहता है सामने वाला कैश, उतना कैश देती हूँ, चीज़ को ख़रीद के लेके आती हूँ. दैट वी कॉल अ डिमांड. ये एक छोटा सा विद एग्जांपल इसका मीनिंग बताया कि डिमांड एक्चुअली जनरेट कहाँ से होती है? डिज़ायर से, वांट से. नाउ स्टूडेंट, वी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ डिमांड. Generally, demand means a desire, wants for something, but in economics, demand refers to the effective demand. That is the amount buyers are willing to purchase at a given price over a given period of time. एक डिमांड जो होती है ना वो जनरली डिज़ायर और वांट से जनरेट होती है. जब ये डिज़ायर और वांट्स कन्वर्ट हो जाती है हमारी डिमांड में, यानी हम पैसे देने को राज़ी हो जाते हैं और चीज़ को ख़रीद लेते हैं, तो डिमांड क्रिएट हो जाती है. तो डेफिनेशन जो हम डिमांड की बोलेंगे, द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बाउट पर यूनिट ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर प्राइस. यानी उस टाइम पे और उस प्राइजेस पे हम चीज़ को जो खरीद रहे हैं अमाउंट दे के, वो डिमांड होती है. अब डिमांड को बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. आपको एक चार्ट बना हुआ है, इसमें फैक्टर्स लिखे हुए हैं. जैसे कि सबसे पहले तो आ जाते हैं प्राइस. प्राइस ही बहुत पहले इफेक्ट करता है, क्योंकि जब किसी भी चीज़ के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम. तो यहाँ पे इन्वर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और डिमांड का, क्योंकि महंगी चीज़ तो कोई खरीदेगा नहीं तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइसेस जब कम हो जाएंगे तो डिमांड क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. तो प्राइसेस का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पे. नेक्स्ट है इनकम ऑफ कंज्यूमर. इनकम का भी बहुत फ़र्क पड़ता है. अगर मेरे पास ज़्यादा इनकम है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को खरीदूंगी, और मेरे पास अगर इनकम कम है तो मैं कम खरीदूंगी. तो यहाँ पर इनकम के अकॉर्डिंग हम डिमांड को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं. मेरी इनकम कम हुई, मैंने डिमांड करना कम किया. अगर इनकम ज़्यादा हुई तो डिमांड भी मैंने बढ़ा दी. थर्ड है प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट्स. अब सब्सिट्यूट क्या होता है पहले ये समझते हैं. सब्सिट्यूट मतलब होता है वो गुड्स जो हम एक गुड्स के बदले में हम दूसरे गुड्स की यूज़ करते हैं. जैसे कि चाय, कॉफ़ी. तो अगर चाय के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो कॉफ़ी की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हम चाय का कंजप्शन कम कर देंगे, चाय को पीना कम कर देंगे, क्योंकि उसके प्राइसेस बढ़ गए. तो डिमांड कम हुई चाय की, तो इसकी बदले हम लोग क्या यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे? कॉफ़ी. तो प्राइसेस भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालते हैं डिमांड के ऊपर. नेक्स्ट प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स. अब प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स क्या होते हैं? ये वो गुड्स होते हैं जिनको हम साथ में यूज़ करते हैं, जैसे कार पेट्रोल, कार डीजल, ठीक है, आपके पेन, पेपर. तो ऐसे गुड्स जो साथ में यूज़ किए जाते हैं. तो अगर एक के भी प्राइसेस बढ़ेंगे तो दूसरे के ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, क्योंकि प्राइस बढ़ने से उसकी डिमांड गिर रही है तो दूसरे की भी डिमांड गिर जाएगी. जैसे कि पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े, तो पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने की वजह से क्या हुआ? पेट्रोल की डिमांड कम होना स्टार्ट हुई. ठीक है. तो वैसे ही कार की डिमांड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. क्यों? क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे हैं पेट्रोल के, तो पेट्रोल की कार कौन खरीदना चाहेगा? कोई नहीं खरीदेगा. तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स में ये आती है. नेक्स्ट है चेंज इन टेस्ट एंड फैशन. अगर हमारे यहाँ पे टेस्ट या फैशन में चेंजेस हो जाते हैं तो डिमांड पे इफेक्ट डालेगा. जैसे कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, आजकल ब्लैक एंड वाइट टीवी कोई पसंद नहीं करता, तो फैशन में नहीं है तो डिमांड पे असर जाएगा उस चीज़ का, कोई भी नहीं खरीदेगा. नेक्स्ट है सीजनल. सीजन का मतलब होता है वो चीज़ें जो सीज़न के हिसाब से आती हैं. अगर सीज़न है तो डिमांड होगी, सीज़न नहीं है तो डिमांड नहीं होगी. तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं डिमांड को. एडवर्टाइजिंग की बात की जाए, अगर एडवर्टाइजिंग हम लोग कर रहे हैं प्रोडक्ट की, बहुत अच्छी खासी एडवर्टाइजिंग, तो डिमांड अप है. अगर एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं तो डिमांड डाउन है. तो ये फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं हमारे डिमांड के. नाउ स्टूडेंट, डिमांड्स आर टू टाइप्स. एक
इंडिविजुअल डिमांड होती है, मार्केट डिमांड होती है। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब होता है वो डिमांड जो एक ही व्यक्ति, एक ही फैमिली, एक ही हाउस होल्ड की तरफ से आ रही है, यानी सिंगल कंज्यूमिंग आइडेंटिटी डिमांड बोल सकते हैं इसे आप। मार्केट में हम जो टोटल डिमांड होती है ऑल बायर्स की, ऑल जितने भी फैमिलीज़ हैं और इंडिविजुअल्स की, उनको टोटल करके हम मार्केट डिमांड में लेके आते हैं। तो ये दो तरीके की डिमांड्स होती है। इसमें आपको एक ग्राफ बनाया हुआ है, जैसे A B C ये लोग पर्सनस है, प्राइजेस दिए हुए आपको, तो A 1 2 3 4 मांग रहा है, B इतना मांग रहा है, C इतना मांग रहा है, D इतना मांग रहा है। अगर मैं इन सबका टोटल कर दूं तो वो मेरे मार्केट डिमांड होगी, और अलग अलग देखूं, जैसे A की अलग देखूं, B की अलग देखूं, तो वो इंडिविजुअल डिमांड होगी। तो ये होती है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड में हम लोग एक एक व्यक्ति की डिमांड जानते हैं और मार्केट में इन सब टोटल कर लेते हैं इन इंडिविजुअल्स का। तो ये हमारा इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। अब हम जानते हैं डिमांड फंक्शन। अब ये डिमांड फंक्शन एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं तो वो डिपेंड करता है बहुत सारे वेरिएबल्स और डिटरमाइंट्स के ऊपर। और वो क्या डिटरमाइंट्स होते हैं, पहला तो प्राइस होता है उस प्रोडक्ट का, सेकंड उसका कोई सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री होगा, थर्ड हमारी खुद की इनकम, एंड द फोर्थ जो कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं वो, और जो एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है उस प्रोडक्ट का वो, और हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन कितनी है वो। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट डालते हैं डिमांड के ऊपर। तो ये डिमांड फंक्शन कहलाता है। और डिमांड फंक्शंस को हम लोग न्यूमेरिकली चीज़ों को एक इक्वेशन से समझाते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। सी आपको स्लाइड्स पे दिखाई दे रहा होगा डिमांड फंक्शन हम कैसे निकालते हैं। D इज इक्वल टू F फॉर फंक्शनल एंड PX इज प्राइसेस। तो ये हमारे डिमांड फंक्शन है। जो भी हम लोग डिमांड फंक्शन में देखते हैं, जो भी फैक्टर्स है जो डिमांड पे इफेक्ट डालते हैं, वो हम इस इक्वेशन से निकालते हैं, जिसे हम लीनियर डिमांड फंक्शन भी बोलते हैं। D इज इक्वल टू A माइनस BP। Generally D for demand amount which is demanded, A for the constant parameter, नेक्स्ट B इज डिनोट द फंक्शनल रिलेशनशिप, जो हमारे डिमांड और प्राइसेस का फंक्शनल रिलेशनशिप है वो बताएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग डिमांड फंक्शंस का पता करते हैं। अब डिमांड जो शेड्यूल होता है, शेड्यूल क्या चीज़ होती है, टेबल जैसी आपको दूसरे पेपर पे दिख रही होगी जिसमें प्राइजेस दिए गए हैं और डिमांड। जैसे जैसे प्राइजेस बढ़ते जा रहे हैं डिमांड देखिएगा नीचे होती जा रही है। एक पे हम लोग एक प्राइस पे था तो डिमांड 18 की, 2 हुआ तो 16 की, 3 हुआ तो 14 की, 4 हुआ 12 की और 5 पे 10 की। तो ये क्या हो रहा है, प्राइजेस जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वैसे डिमांड हमारी घट रही है। तो देयर इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। हमेशा याद रखना डिमांड का एक रिलेशन प्राइस और प्राइस से बहुत बड़ा है। प्राइसेस बढ़ती है डिमांड घटती है, प्राइसेस कम होते हैं डिमांड बढ़ती है। तो यही चीज़ होती है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड डिमांड। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को समझाने जा रही हूँ, दैट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। अब जनरली लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये डिमांड के जैसे ही होता है, बट इसे लॉ ऑफ डिमांड इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक तरीके से हमने ये लॉ बना दिए है। अब वो लॉ है क्या, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्रेसेस द नेचर ऑफ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑफ द डिमांड रिलेशन, दैट इज द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। हम इसको बहुत प्रॉपरली बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लॉ व्हेन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस द डिमांड ऑफ कमोडिटी रिड्यूसेस, इफ prices reduces the demand is increases। तो that is a functional relationship between price and demand। तो लॉ ऑफ डिमांड का मतलब है कि जब भी हमारे यहाँ पर प्राइसेस बढ़ेंगे किसी भी कमोडिटी के, थोड़े से भी बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम होती है, और अगर प्राइसेस थोड़े से भी घटते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ती है। तो ये इसका लॉ है। लॉ आपको बिल्कुल अच्छे से याद करना है। एक चीज़ और बताती हूँ, इसमें सेटरेट वेरिएबल्स वर्ड यूज़ किया गया है। इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। ये वर्ड का मतलब होता है अदर थिंग रिमेनिंग द सेम। जितनी भी फैक्टर्स है वो सब कांस्टेंट होने चाहिए, उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। वो कौन से फैक्टर्स हुए, इनकम चेंज नहीं होनी चाहिए, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं होनी चाहिए, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं चेंज होनी चाहिए, टेस्ट प्रेफरेंसेस चेंज नहीं होनी चाहिए, वो सब चीज़ें चेंज नहीं होनी चाहिए, केवल प्राइसेस चेंज होने चाहिए। तो लॉ ऑफ डिमांड में ये बताया जाता है। अब लॉ ऑफ डिमांड में आपको शेड्यूल बनाया हुआ है, जो टेबल जैसी बनी हुई है जिसमें प्राइसेस लिखे, क्वांटिटी लिखी है और नीचे कर्व बनाए। अब यहाँ पे आपने देखना प्राइसेस 5 4 3 2 1 हो रहा है, यानी घट रहा है प्राइसेस। तो डिमांड भी देखना आपकी 100 से 200 हुई, 200 से 300, 300 से 400, देन 500। तो ये क्या हो रहा है, आपकी क्वांटिटी बढ़ रही है और प्राइसेस घट रहे हैं। आपको कर्व में भी दिखाई दे रहा है कि जब हमारी प्राइसेस 1 थे तो हम लोग ज़्यादा ले रहे हैं, 5 पे जा रही हूँ तो क्या हो रहा है, कम्युनिटी मेरी कम हो रही है। तो ये कर्व हमारा नीचे की तरफ स्लाइड करेगा। आप जब भी आप इसे बनाओगे कर्व, हमेशा डाउनवर्ड की तरफ ही डिमांड कर्व आता है। डिमांड कर्व के जो अजम्पशंस होते हैं वो अजम्पशंस ये होते हैं,
यानी वो सिचुएशन जब ये डिमांड ऑफ लॉ लागू होगा, कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए इनकम में। सेकेंडरी, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस में चेंज नहीं होना चाहिए। थर्ड, फैशन में चेंज नहीं होना चाहिए। फोर्थ, प्राइजेस जो रिलेटेड गुड्स के उनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन जो फ्यूचर प्राइसेस में चेंजेस होती है वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इन सब में कोई चेंज नहीं होगा तो हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल हो सकता है। Now students, we discuss about the exceptions to the law of demand. Actually इसमें क्या होता है, ये वो पोर्शंस हैं, वो फैक्टर्स है जहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है गिफिन गुड्स। अब ये गिफिन गुड्स क्या होता है, एक प्रोफेसर थे सर रॉबर्ट गिफिन, जिन्होंने ये गिफिन गुड्स का नेम दिया है। गिफिन गुड्स एक्चुअली रिलेटेड होता है इन्फीरियर गुड्स से। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं जो बहुत चीप क्वालिटीज़ के गुड्स होते हैं। तो यहाँ पर चीप क्वालिटीज़ के गुड्स कौन ख़रीदता था, पुअर लोग। तो वो पुअर लोगों के पास पैसे तो होते नहीं थे, बहुत गरीब होते थे। तो यहाँ पर उनके प्राइजेस कितने भी बढ़ जाए तो भी वो उन्हीं को ख़रीद के खाना होता था, उनको उन्हीं का कंजप्शन करना होता था। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है इन गिफिन गुड्स। इन्फीरियर गुड्स में पुअर की डिमांड हमेशा रहेगी, प्राइजेस उसके बढ़ जाए या घट जाए वो उनको ख़रीद के खाएंगे। जैसे पटैटोज़ हुए, चीप ब्रेड्स हुई, तो इनको वो ख़रीदेंगे ऑलमोस्ट। सेकेंड है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है, जनरली हमारे यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसको हम बोलते हैं ना पैसे लगाना किसी चीज़ में। तो हम लोग यहाँ पर जिस चीज़ के जैसे से बोलते हैं हिंदी में जो लगते हैं हम लोग शेयर्स वगैरह में, जो प्रॉफिट अर्निंग के लिए हम लोग जो काम करते हैं, तो जो हम लोग पैसा लगाते इसमें कितने भी प्राइजेस बढ़ जाएं, स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ में हम लोग जो काला बाज़ारी टाइप चीज़ें करते हैं, कितने भी प्राइजेस बढ़ जाए इसकी डिमांड हमेशा अप ही रहती है। ऑलमोस्ट लोग इसको करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता लॉ ऑफ डिमांड का, क्योंकि पैसे कमाने के लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ स्नॉप अपील। अब स्नॉप अपील से मतलब हो गया ये ऐसी कम्युनिटीज़ होती है जिसकी डिमांड हमेशा रहती है, बिकॉज़ ये एक्सपेंसिव होते हैं और प्रेस्टीजियस गुड्स होते हैं। जैसे कि डायमंड्स, आपका गोल्ड, इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। इसकी कितने भी प्राइजेस बढ़ जाएं, यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बाइस। कंज्यूमर साइकोलॉजिकल बाइस का मतलब होता है कि हमारी सोच के ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर हम क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा हैं, हमें स्टॉक निकालना है, तो हमें लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल वहाँ पर होगा ही नहीं, क्योंकि वो किसी भी रेट पे होगा, हम उस चीज़ को निकालेंगे। डिस्काउंट सेल होती है, तो ये साइकोलॉजिकल ऊपर डिपेंड करता है कंज्यूमर की कि वो वहाँ पे जाके ख़रीद रही है। तो यहाँ पर कितने भी प्राइसिंग पे चीज़ें जा रही है, अगर वो हमारी क्वालिटी की है, हमारी पसंद की है, तो हम उसमें कितना भी पैसा दे के उस चीज़ को ख़रीदेंगे। दूसरा एक लास्ट और होता है जो इसमें नहीं दिया है, हैबिचुएटेड गुड्स। अगर मुझे किसी गुड्स की आदत पड़ जाए तो मैं उसको ख़रीद के करूँगी कंज्यूम, चाहे उसके प्राइजेस अप हो या डाउन। जैसे सिगरेट्स की हैबिट्स होती है, तो उसको कितनी भी महंगी होगी मैं उसे ख़रीद के कंज्यूम करूँगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं होता। और एक्सेप्शंस में आपको एक डायग्राम शो कर रहा है, यहाँ पर आपका जो अपवर्ड की तरफ जाता है लॉ, इसलिए इसे यहाँ पर हमारा लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड भी बढ़ रही है। लेकिन हमारा एक्चुअल में लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइसेस बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। तो ये एक्सेप्शंस है इस टॉपिक के।